नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का बीपीएससी सूत्र में। जब हम किसी सफर पे निकलते हैं तो हमें अपने मंजिल का पता तो होता ही है, लेकिन किन रास्तों से होकर गुजरना है यह भी पता करना बहुत जरूरी होता है। जी, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कि उन्हें पढ़ना क्या है। उन्हें सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों की तैयारी करनी होती है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है पॉलिटी। जी हाँ, जिसमें आपको पढ़ना होता है भारतीय संविधान। और जैसा कि आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं कि जब भी आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए सोचते हैं तो आपको यह भी पता होता है कि आपको कितने चरण की परीक्षाओं से गुजरना होता है। तो सबसे पहले हम आपको फिर से याद दिला दें कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए जब आप परीक्षा के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको दो परीक्षाएं लिखित तौर पे क्वालिफाई करनी होती हैं। एक परीक्षा उसमें प्रीलिम्स होती है और दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं, दोनों की पढ़ाई का तरीका अलग अलग है, लेकिन पढ़ना क्या है यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में किन मुद्दों को देखना है, किन विषयों पर फोकस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स से। जी हां, जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे होगा। आप सभी को पता है प्रीलिम्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। प्रश्न के 4 विकल्प मिलते हैं। निर्धारित समय में आपको 150 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जी हां, तो इन 150 प्रश्नों में बहुत से प्रश्न भारतीय संविधान से आते हैं और जो प्रश्न भारतीय संविधान से बनते हैं वो प्रश्न भारतीय संविधान के किन मुद्दों से बनते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहीं से कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जिसे आप कहते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। आखिर भारतीय संविधान प्राचीन काल से तो था नहीं, ब्रिटिश शासन काल में इसके निर्माण की शुरुआत होती है और स्वतंत्रता के बाद यह संविधान अपने चरम पर आता है और फिर 1950 को 26 जनवरी को लागू होता है। तो जो संविधान 1950 26 जनवरी को लागू होता है उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी संविधान सभा और इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया, किन किन चरणों से गुजरा यह संविधान, किन किन समितियों ने किन किन मुद्दों पर काम किया, उस समितियों के मुखिया कौन थे, उन समितियों की क्या भूमिका रही और फाइनली जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस संविधान को अंगीकार कब किया गया, कब इसका जो है अडॉप्टिंग किया गया, कब इसकी ड्राफ्टिंग की गई, कब इसको स्वीकार किया गया। ठीक, और उसके बाद जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ, कोई भी चीज जब निर्माण के अधीन होती है तो उसके निर्माण की तरफ उसका दबाव होता है, लेकिन जब वो बन करके तैयार होती है तो उसके सारे फीचर्स निकल के आते हैं कि आखिर उसकी क्या खूबी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है और लिखित है। तो आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, दुनिया के संविधानों से हमने क्या क्या विशेषताएं अपने संविधान में डालने का प्रयास किया है। तो ये आपका विशेष मुद्दा है, आपसे बार बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद देखते हैं प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कब बनी प्रस्तावना, कहां से अडॉप्टेड है, कहां की उसकी लैंग्वेज है। इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मौलिक अधिकार। एक नागरिक होने के नाते भी हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। कौन से मौलिक अधिकार हमारे हैं और कौन से मौलिक अधिकार हमारे नहीं हैं, कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को ही मिले हुए हैं, कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ साथ मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य प्रारंभिक तौर पे भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे और जब ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे तो आखिर भारतीय संविधान का हिस्सा ये कब बने, तो यह भी जरूरी है जानना आपको। तो मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा 1976 में बनता है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे क्यों जोड़ा गया और किन कारणों से जोड़ा गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें अगर, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो नीतियां हैं जहां से सरकार को निर्देश मिलता है। क्यों ये जोड़ा गया, इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इसकी वास्तविकता को उजागर करते हैं। ठीक, इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं,
तो राज्य के निर्देशक तत्व आपके परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। साथ साथ नागरिकता, भारतीय संविधान का संशोधन, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खोई जा सकती है, कौन कौन से तरीके हैं, किसे अधिकार है कि भारत में नागरिकता के विषय में कानून बनाए। बहुत हो हल्ला मचा 2019 में नागरिकता को लेकर। संविधान जो हमारे सामने है परिवर्तित परिस्थितियों के हिसाब से बदलता भी है, वक्त के हिसाब से चीजों का बदल जाना अवश्यंभावी होता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, अब तक कितने संशोधन हुए हैं, यहां पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इस मुद्दे से, इस टॉपिक से बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में लगातार प्रश्न बने हैं। इसके साथ आगे बढ़े तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय हमारा झुकाव था, उस समय हमारा मोटिव था कि भारत एक मजबूत देश और मजबूत सरकार वाला देश बने। और ऐसी स्थिति में भारत को एक सशक्त केंद्र की जरूरत थी। और सशक्त केंद्र की बात करें तो हम केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार के कितने अंग हैं और कौन कौन केंद्र सरकार का हिस्सा माना जाता है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद और संसद और अटॉर्नी जनरल। संसद की क्या भूमिका है भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय सरकार में, कैसे बनती हैं सरकारें, संसद के किस सदन का दबाव सरकार पर अधिक होता है। दो सदन हैं भारतीय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से कौन सा सदन ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्यों दूसरा सदन ज्यादा पावरफुल नहीं है, और यदि दूसरा सदन पावरफुल नहीं है तो उसे बनाया ही क्यों गया। बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके मन में आने चाहिए और उन प्रश्नों का समाधान भी मिलना चाहिए, वो हमें और आपको मिलकर ढूंढना है। तो संसद पर डिस्कशन की आवश्यकता होती है। अटॉर्नी जनरल एक ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार का नुमाइंदा होता है, जो भारत सरकार की वकालत करता है। ठीक है, आपकी तरफदारी करता। वकालत का मतलब सीधा सा है तरफदारी, मतलब सरकार की नीतियों को लेकर के न्यायपालिका तक जो है वो खड़ा रहता है, वो है अटॉर्नी जनरल, जो भारतीय कार्यपालिका का एक अंग माना जाता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी यह संसद की बैठकों में भाग लेता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में। तो इसके बारे में डिटेल में प्रश्न बनते रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके आगे बढ़े तो हम बात करते हैं राज्य सरकार। हमारे यहां जो सरकारें हैं वो अब 3 स्तर की हो गई हैं। प्रारंभिक तौर पे 2 स्तर की थी, लेकिन धीरे धीरे हमने विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और आज 3 स्तर की सरकारें हैं। केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। अब आते हैं हम राज्य स्तर की सरकार में। हमें राज्यपाल देखने को मिलता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, राज्यपाल आखिर अक्सर विवादों में क्यों रहता है। कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण है, कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था है कि राज्यपाल राज्य में विवाद की भूमिका में क्यों बार बार आ जाता है। और अक्सर ऐसे ही राज्यों में विवाद की भूमिका में क्यों आता है जहां पर केंद्र सरकार से अलग सरकारें होती हैं। तो राज्यपाल बहुत महत्वपूर्ण पद है राज्य की कार्यपालिका का। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य का वास्तविक कार्यपालिका है। ये मुख्यमंत्री ही राज्य का राजनीतिक मुखिया है। सारे अधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के अपनी सत्ता का उपयोग करता है और राज्य को चलाता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कैसे बनती है, कौन सा चुनाव इसके लिए जिम्मेदार है, और इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल। हम राज्य विधानमंडल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जब भी हम विधानमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में 2 सदनों की भूमिका बनती है। एक सदन है विधानसभा, एक सदन है विधानसभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक, विधान परिषद। ये विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। आखिर ये 6 राज्यों में ही क्यों है, भारत के 28 राज्यों में क्यों नहीं? क्या शुरू से 6 राज्यों में रही है? क्या इसे बनाने और इसे मिटाने का अधिकार भी है? तो कैसे बनती है विधान परिषद और क्यों 6 ही राज्यों में है? इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को समझने के लिए लगातार सवाल यहां से बने हुए हैं। महाधिवक्ता, जैसा कि आपने देखा कि केंद्र सरकार का अधिवक्ता, केंद्र सरकार का वकील, केंद्र सरकार का नुमाइंदा
अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह राज्य सरकार का भी एक नुमाइंदा होता है, राज्य सरकार का भी एक पैरोकार होता है, राज्य सरकार का भी एक वकील होता है, जिसे आप महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। वह राज्य की सरकार की पैरवी करता है जिस जिस मंच पे आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राज्य का न्यायालय हो, जिले का न्यायालय हो, या फिर वो किसी भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, या भारत देश का न्यायालय हो। तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है कानूनी तौर पर वो व्यक्ति महाधिवक्ता है। ये राज्य के विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, जबकि विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो बहुत सी ऐसी खूबियां एडवोकेट जनरल में हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां से लगातार प्रश्न बने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, न्यायपालिका की बात करें। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कही जाती है। भारतीय न्यायपालिका को हम एकल न्यायपालिका कहते हैं, कारण कि हमारे देश में एक संविधान और एक नियम कानून है। जब किसी देश में एक संविधान और एक ही नियम कानून हो तो शीर्ष से लेकर के जिले स्तर का न्यायालय उसी संविधान और उसी नियम कानून के डोरे में पिरोया होता है, उसी संविधान और उसी नियम कानून के धागे से सिला हुआ होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप इसके निर्णय के विरुद्ध सिर्फ क्षमा याचना कर सकते हैं, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जाती। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके बाद राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। राज्य स्तर पर यह सबसे बड़ा न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णयों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों अपने आप में अभिलेख न्यायालय हैं। संविधान का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण इन्हीं न्यायालयों का दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय संविधान के संरक्षण की भूमिका भी इसी को मिली हुई है। तो इस महत्वपूर्ण अंग को आप अपने लोकतंत्र का एक स्तंभ मानते हैं, और भारतीय न्यायपालिका के ये 3 स्तर, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उच्च न्यायालय राज्यों में, और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पर पाए जाते हैं, इनसे लगातार सवाल बने हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी लगातार सवाल बनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारत एक संघ है, भारत एक संघ है, लेकिन एक ऐसा संघ जिसके लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा संघ जिसमें आने का मार्ग तो खुला है लेकिन जाने का रास्ता बंद है। एक ऐसा संघ जिसमें कोई शामिल हो जाता है तो शामिल तो अपनी इच्छा से हो सकता है, लेकिन वह जा अपनी इच्छा से नहीं सकता। यह संघ कोई समझौते से बना हुआ संघ नहीं है, लेकिन भारत एक विलय से बना हुआ संघ होने के बाद, यूनियन होने के बाद भी फेडरल स्ट्रक्चर रखता है। वह फेडरल स्ट्रक्चर रखता है। कैसे? वो फेडरल स्ट्रक्चर इस प्रकार रखता है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, और इसी शक्तियों के विभाजन के आधार पर केंद्र और राज्य के रिश्ते निर्धारित करते हैं, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, चाहे वो विधायी संबंध हो। तो केंद्र और राज्य के मध्य निभाने वाले रिश्ते, उनके संबंध अलग अलग स्तर पर अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अंतरराज्य संबंध, दो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के भी संबंध होते हैं। कैसे? एक नदी जो निकल रही है वो सिर्फ एक राज्य से तो नहीं बहती ना, उसके जल का उपयोग कई राज्य कई देश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतर राज्यों के बीच भी किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का व्यापारिक, किस प्रकार का आंतरिक संबंध है, इस पर भी लगातार प्रश्न बने हैं, और इसको संतुलित करने की जिम्मेदारी राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होती है। वित्त आयोग और अन्य आयोग, वित्त आयोग जो केंद्र के करों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि केंद्र से राज्य को धन दिलाने का एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है। और इसी तरह महिला आयोग, इसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक इसी तरह अनुसूचित जाति आयोग, तमाम ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोग और राज्य स्तर के आयोग बने हैं जो अपनी संवैधानिक स्थितियों में होते हुए राज्य के एक विशेष वर्ग के, राज्य की एक विशेष व्यवस्था के कल्याण में लगे हुए होते हैं। ठीक ऐसे ही एक आयोग का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं जिसे बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है जो राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करता है। उसके ऊपर संविधान ने यह दायित्व दिया हुआ है और आप उसी भर्ती का हिस्सा बनने के लिए आतुर। तो आप अगर इस संबंध में
इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे आपको हल करने होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के प्रीलिम्स को बिहार के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद मैंने बात की थी कि हमारे यहां 3 स्तर की सरकारें हैं। तीसरे स्तर की सरकार यही है, पंचायती राज और नगर निकाय, जिसे आप स्थानीय स्वशासन कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण व्यवस्था और शहरी स्तर पर शहरी व्यवस्था। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत और जिले में जिला पंचायत देखने को मिलती है। वहीं नगरों में, छोटे कस्बों में आपको नगर पंचायत, छोटे जिलों में या छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम। इसके लिए भारतीय संविधान ने अपने आप को स्थित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, एक जैसी व्यवस्था बनाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया, जिससे इस त्रिस्तरीय सरकार को जो है जो यथार्थ किया जा सके, इस त्रिस्तरीय सरकार के तीसरे स्तर को स्थापित किया जा सके। और ऐसी ही व्यवस्था आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी। तो देश में पंचायती राज व्यवस्था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसका बिहार में क्या प्रभाव है, बिहार में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, यह आपके बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का हिस्सा बनता है। तो आपको बिहार के पंचायती राज पर भी फोकस करना ही होगा और कुछ ज्यादा फोकस करना होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे कैसे किन किन मुद्दों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिन संस्थाओं का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है, जो संस्थाएं भारत के संविधान में वर्णित हैं, उन्हें आप संवैधानिक संस्था कहते हैं। और जिन संस्थाओं का वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन संविधान की अनुकूलता को बनाए रखते हुए वो संस्थाएं भारत में हैं, उन्हें आप गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के बारे में लगातार प्रश्न बने हैं। संवैधानिक संस्था में इलेक्शन कमीशन वर्तमान समय में बहुत चर्चा में है और बिहार को लेकर तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा आईएएस और आईएफएस या अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती होती है। वित्त आयोग, ठीक है, जो आपको अभी मैंने बताया कि वित्त आयोग केंद्र के करों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। कैग, जी हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग और निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ये संविधान के द्वारा बनाई जाती हैं, संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों, अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। इनकी भर्ती, इनकी पदमुक्ति संविधान के बनाए हुए प्रावधानों के अनुसार होती है। उसी तरह गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संविधान के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए, संविधान हमारा क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट बने, और उस लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत में पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो भारतीय संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को चरितार्थ करने के लिए समाज में सरकार द्वारा स्थापित हैं, और ये संस्थाएं उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के काम करती हैं। तो हमें यह मुद्दा भी डिस्कस करना होगा, क्योंकि आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र का एक हिस्सा यह भी बनता है। ठीक, इसके साथ साथ हम बात करें सामुदायिक विकास। मैंने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और भारत में 2 स्तर पर सरकारें प्रॉपर काम कर रही हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर भारत सरकार और बिहार के स्तर पर बिहार सरकार। इन दोनों सरकारों के स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम लगातार चलाए गए, ताकि समाज का वो वर्ग जो अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बना है, वो मुख्य धारा का हिस्सा बन जाए। तो भारत और बिहार के कौन कौन से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए, किन किन कार्यक्रमों का क्या रिजल्ट रहा, किन कार्यक्रमों के कौन से नकारात्मक पक्ष रहे, कौन से सकारात्मक पक्ष रहे, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वह आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा होता है। इसके साथ साथ हमने कई दशक देखे, भारत में 5 साल की योजनाएं लागू की गई और उन 5 साल की योजनाओं के द्वारा हमने विकास के चरम को छुआ। तो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं रही, उन पंचवर्षीय योजनाओं का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सारी पंचवर्षीय योजनाएं, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। अब पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया, लेकिन हम अपने अतीत को थोड़ी भूल सकते हैं। हमारा अतीत हमारे वर्तमान से संघर्ष करके हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हमारा अतीत हमारे वर्तमान से संघर्ष करके हमारे भविष्य का निर्माण करता है, क्योंकि हम अपने अतीत में की हुई गलतियों से सीखते हैं वर्तमान में, और उन गलतियों को न दोहरा के अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, इसके बाद बात करें बिहार विशेष, जो आपके प्रश्न पत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बिहार में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, बिहार में पंचायती राज कैसा है, बिहार का विकास और बिहार में प्लानिंग कैसी है, यहां से लगातार प्रश्नों की बौछार होती रही है। तो बिहार विशेष आपको विशेष तौर पर राज्य व्यवस्था में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है और लगभग यही सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनता है, लेकिन थोड़े से अंतर के साथ। आखिर दोनों में अंतर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों में अंतर क्या है। तो अगर आप प्री की बात करें और मेंस की बात करें, तो प्री के सिलेबस में जो डेटा निकलता है वो फैक्ट बेस्ड होता है। कैसा होता है? फैक्ट पर। लेकिन यही जब हम मुख्य परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो फैक्ट के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाता है, मतलब वो तथ्यात्मक के साथ साथ विचारात्मक भी हो जाता है। तो इन तथ्यों पर जब हम अपने ज्ञान का प्रकाश डालेंगे, अपना एनालिटिकल पावर डेवलप करेंगे, तो यही सिलेबस लगभग मुख्य परीक्षा के विचारात्मक सिलेबस में बदल जाएगा। तो एक नजर हम मुख्य परीक्षा की तरफ भी डालेंगे। जी हां, मुख्य परीक्षा में जो पॉलिटिकल साइंस है या जो राजनीति विज्ञान है या भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो दूसरे पेपर में आता है। जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर का हिस्सा बनता है। दो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर 300 नंबर का होता है, उसमें लगभग 120 नंबर की भागीदारी राज्य व्यवस्था की होती है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में मुख्य परीक्षा में कौन कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है? संविधान सभा और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की प्रकृति और विशेषताएं, यह आपने प्री में भी पढ़ा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के निदेशक, डीपीएसपी जिसे आप कहते हैं, केंद्र राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध, प्री में भी है, मेंस में भी है। भारत का निर्वाचन तंत्र एक संवैधानिक संस्था के तौर पर, प्री में भी है, मेंस में भी है। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, राजनीतिक दल और दल प्रणाली। जब आप भारत का निर्वाचन तंत्र पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा भी कवर होता है। लेकिन मैंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक बेसिक अंतर है और वो है एनालिटिकल अंतर। तो यहां पर आपको विचारात्मक प्रस्तुति देनी पड़ेगी। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा क्या है, यह आपके मुख्य परीक्षा का विवरणात्मक मुद्दा है। इसके साथ साथ पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, जी हां, 73वां 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, बिहार में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका, अब तक क्या हुआ, कहां कमियां रह गई और किसे सुधारा जा सकता है, कहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है, यह मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनता है, उसी प्रारंभिक परीक्षा से एक कदम आगे बढ़ते हुए। इसके साथ साथ अगर मुख्य परीक्षा की तरफ और बढ़े तो सामुदायिक विकास और नियोजन। सामुदायिक विकास, मैंने कहा कि समाज का वो वर्ग जो अभी तक पीछे है, अगर समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया तो हमारा प्रशासन, हमारा शासन असफल माना जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका, विशेषकर बिहार पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, बिहार में कौन कौन सी योजनाएं, बिहार की प्रगति, बिहार की साक्षरता की प्रगति, बिहार की गरीबी की प्रगति जो है का समापन, इन सारे जो है समस्याओं के समाधान में किन किन पंचवर्षीय योजनाओं ने योगदान निभाया और किस पंचवर्षीय योजना का क्या नकारात्मक पक्ष रहा, केंद्र और बिहार राज्य में विकास योजनाओं का स्वरूप कैसा रहा, यह आपके सामुदायिक विकास का हिस्सा होगा जो विचारात्मक तौर पे आपके सामने होगा। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार विशेष, क्योंकि अगर कहते हैं कि अंगूठी में ढेर सारे मोती लगा दिए जाएं, लेकिन केंद्र में अगर मोती ना हो तो सब कुछ किनारे लगा हुआ मोती असफल हो जाता है, उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होती। तो बिहार की परीक्षा में बिहार विशेष बिहार की केंद्र का मोती है। बिहार में पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ, बिहार में नियोजन और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, बिहार की राजनीति और समकालीन राजनीति मतलब वर्तमान से जुड़ी हुई राजनीति कैसी है, यह आपके प्रश्न पत्र का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जुड़ा है करंट अफेयर से, लेकिन यह राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, मतलब वर्तमान राजनीतिक घटनाओं का एनालिटिकल विवरण है, ये एनालिटिकल एनालिसिस है ये। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ सिलेबस है। इतने बिंदु आपको बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग में पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए इन मुद्दों पर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा, इन मुद्दों को आपको तैयार रखना पड़ेगा।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आखिर ये जो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने में राज्य व्यवस्था से हमें इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दे पढ़ने हैं, इसमें किस टॉपिक की सार्थकता कितनी है, किस मुद्दे पर हमें फोकस करना चाहिए, किस मुद्दे पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा मुद्दा हमारे लिए ज्यादा महत्व का है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, करंट अफेयर भी है, विज्ञान भी है, ठीक है, अर्थशास्त्र भी है, तमाम विषय हैं आपके सामने। तो हमें जब हम सेलेक्टिव मोड पर जाते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सेलेक्ट करने होते हैं, उनके प्रश्नों के आधार पर, उनके प्रश्नों की पुनः संरचना के आधार पर, और फिर हम अपनी इस संपूर्ण अध्ययन सामग्री को सेलेक्टिव अध्ययन सामग्री में बदल पाते हैं। तो इन सारे सिलेबस में कौन से मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय की जानकारी भी मैं दूंगा, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।